अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। केमिस्ट्री ग्रेड 9 यूनिट 3 की रिवीजन कर रहे हैं हम। वन गो के अंदर कोशिश की थी कि हमने लास्ट लेक्चर में जितना समझ सकते हैं समझ लें। तकरीबन 30% चैप्टर हमने रिकॉल कर लिया था। ऊपर करने जरा इसको। तो हम लोगों ने सफर शुरू किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज मेरे पास दो जबरदस्त सिमुलेशंस आपके लिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर का सफर हमने शुरू किया था। सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर एटम का देखा था, जिसके मुताबिक एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, बाहर शेल्स होते हैं। फिर देखा था आहिस्ता आहिस्ता सफर कैसे शुरू हुआ। सबसे पहले डाल्टन भाईजान आए थे, उन्होंने बोला एटम एक बिलियर्ड बॉल की तरह पार्टिकल्स होते हैं। बाद में जाके पता चला उनमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। फिर कुछ देर बाद जाके पता चला उनमें तो प्रोटॉन्स भी होते हैं। फिर जाके समझ आई कि अच्छा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों होते हैं। सो दोनों एटम के अंदर प्लम पुडिंग की तरह ऑर्गेनाइज होते हैं। यहां तक हमने देखा। उसके बाद न्यूट्रॉन भी डिस्कवर हुआ, लेकिन बहुत देर बाद जाके डिस्कवर हुआ था। ठीक है, न्यूट्रॉन भी डिस्कवर हुआ, बहुत देर बाद जाके डिस्कवर हुआ। अब एटम के जो तीनों पार्टिकल्स हैं, अगर उनको आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में से पास करें तो पता चलता है कि दो के ऊपर चार्ज है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। यहां तक हमने सारा समझ लिया था। फर्दर मॉडल्स आए थे। रदरफोर्ड मॉडल आया था। रदरफोर्ड मॉडल क्या था आपको पता है कि उसने रेडिएशंस थ्रो की, और रेडिएशंस जो थी वो ज्यादातर पास ऑन हो गई, कुछ डिफ्लेक्ट बैक हुई थी। तो पता चला एटम के सेंटर में न्यूक्लियस भी होता है। उसके बाद बोहर बोहर ने आके न्यूक्लियस के बाहर वाला मसला हल किया। न्यूक्लियस के बाहर वाला मसला क्या था? शेल्स। शेल्स में क्या थे? इलेक्ट्रॉन्स। शेल्स में क्या थे बेटा? इलेक्ट्रॉन्स। तो वो आके मसला हल हो गया। यहां तक हमने देखा था। बोहर मॉडल तक हमने बेटा पढ़ लिया था, अच्छे तरीके से समझ लिया था। अब बोहर मॉडल के मुताबिक फर्दर आपने ये तो पता होगा आपको कि एटम के शेल्स होते हैं, शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और न्यूक्लियर सेंटर में बाहर शेल्स होते हैं, शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हर एक शेल का एक खास एनर्जी लेवल है। पहले शेल का एनर्जी लेवल E1 है, दूसरे शेल का एनर्जी लेवल E2 है। E2 एनर्जी लेवल E1 से क्या होगा? ज्यादा होगा। ये हम समझ चुके हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको दिखाने के लिए जो मेरे पास सिमुलेशन है, मैं उसकी तरफ चलता हूं ताकि हमारा टाइम सेव हो। एक तो रेडियो एक्टिविटी के बारे में मुझे बहुत अच्छी सिमुलेशन मिली है, ये मैं शेयर करूंगा। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम के ऊपर एक सिमुलेशन है। मैं चाहता हूं कि आप इसका जायजा लें। ये जो मैं आपको दिखाने लगा हूं, फुल स्क्रीन है जी ये। ओके, अच्छा जी, ये जरा इंतहाई कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को आसान तरीके से समझाने के लिए बेहतरीन सिमुलेशन है। देखिए बेटा, आपको सेंटर में न्यूक्लियस नजर आ रहा है, जिसके अंदर स्काई ब्लू कलर के प्रोटॉन है और ग्रे कलर के क्या नजर आ रहे हैं? न्यूट्रॉन नजर आ रहे हैं। इनके बाहर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। हकीकत में दिखाऊं तो हकीकत ऐसी है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। आप में से कोई बच्चा मुझे बताए कि ये जो इलेक्ट्रॉन की रेवोल्यूशन है न्यूक्लियस के गिर्द, क्या ये सर्कुलर पाथ में है? क्या ये किसी पाथ को फॉलो कर रही है? शाबाश, इसको गौर से देखें। क्या ये कोई सर्कुलर पाथ है? ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कमरे में कोई मक्खी होती है और उस मक्खी का पाथ प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। मरियम FSS जी। जी बेटा। चले, मुझे स्क्रीन पे लेके आए बस। नो सर। हाँ जी, बिल्कुल है। ये क्या है? हमने तो ये पढ़ा ही नहीं है। हमने तो सिर्फ ये पढ़ा है कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस, बाहर शेल्स, शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स। इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E1 है। सेकंड शेल, सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन, उसकी एनर्जी E2 है। E2 E1 से ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन इन शेल्स में रिवॉल्व करते हैं। यही है बोहर मॉडल। लेकिन याद रखिए स्टूडेंट्स, बोहर मॉडल ग्रेड 9th के बच्चों को समझाने के लिए तो काफी है, लेकिन
जब आप बड़ी क्लास में जाते हो, फर्स्ट ईयर में जाते हो, सेकंड ईयर में जाते हो, यूनिवर्सिटी में जाते हो, तो असल एटम का मॉडल ये नहीं है। असल एटम का मॉडल ये नहीं है। असल एटम का मॉडल है क्वांटम मॉडल। क्वांटम मॉडल, क्वांटम मॉडल समझने के लिए बोहर से भी आगे की रिसर्च पढ़नी पड़ती है। आप लोगों का चूंकि लेवल अभी ग्रेड 9th है, तो आप लोगों से ग्रेड 9th तक की तो बात हम कर सकते हैं। बोहर मॉडल बेसिक मॉडल है, इसको यहां से आप बुनियादी चीजें एटम की समझ सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन का लेन देन कैसे करता है, स्टेबल कैसे होता है, न्यूक्लियस कैसे स्टेबल है, ये बातें तो यहां से समझ आ जाती हैं। लेकिन एडवांस लेवल की बातें क्वांटम मॉडल से समझ आती हैं। आपकी बुक में एक एसएलओ है जो इस तरफ इशारा करता है कि बच्चों को क्वांटम मॉडल का हिंट दे दें, समझा दें। तो मैं आज आपको क्वांटम मॉडल के बारे में थोड़ा बताने वाला हूं, ठीक है। रेगुलर लेक्चर में मैंने इसकी कम बात की थी, प्रोबेबिलिस्टिक पाथवे ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब जरा बात समझो, क्वांटम मॉडल क्या कहता है। क्वांटम मॉडल कहता है कि एटम के शेल्स के आगे भी लेवल्स हैं, जिन्हें हम कहते हैं सबशेल्स। सबशेल का अगला लेवल है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में रहते हैं इलेक्ट्रॉन। आपने तो इलेक्ट्रॉन शायद शेल में देखे हैं, लेकिन आप बड़ी क्लास में जाओगे, इवन के ग्रेड 9th के चैप्टर 11 में जाओगे, तो वहां जाके भी आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि शेल्स के अंदर फर्दर क्या होते हैं, सबशेल्स। सबशेल्स के अंदर फर्दर क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स के अंदर फर्दर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तसव्वुर करना कि इलेक्ट्रॉन शेल्स में होते हैं, ये ग्रेड 9 तक तो ठीक है, ग्रेड 9 तक तो ठीक है, लेकिन बड़ी क्लासों में ये बात नहीं चलती। तो अब मैं थोड़ी सी इस पे मजीद बात करता हूं। हकीकत में जो जदीद रिसर्च है वो ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूमता जरूर है, लेकिन इस तरह से चक्कर लगाता है जैसे शहद की मक्खी अपने शहद के छत्ते के गिर्द चक्कर लगाती है। चिपकी रहती है उसको, लेकिन चक्कर लगाती रहती है। इलेक्ट्रॉन भी चिपका रहता है न्यूक्लियस के आसपास स्पेस में, उसके गिर्द चक्कर लगाता रहता है। क्या आप इलेक्ट्रॉन की सर्कुलर मूवमेंट में तो प्रिडिक्शन कर सकते थे? प्रिडिक्शन करने का मतलब, अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन यहां पर है, तो आप कहोगे सर घूमता घूमता आगे यहां पर आएगा, फिर 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 यहां पर आएगा। ये होती है प्रिडिक्शन ऑफ पाथवे, इलेक्ट्रॉन के पाथवे को प्रिडिक्ट कर देना। बट हकीकत ऐसी नहीं है। हकीकत यह है कि इलेक्ट्रॉन के रास्ते को प्रिडिक्ट करना इंतहाई मुश्किल काम है। अब इलेक्ट्रॉन का असल पाथवे क्या है वो तुम लोगों को मैंने दिखा देता हूं, दोबारा दिखा देता हूं। ये देखिए, इसको फुल स्क्रीन कर दें। ये देखिए, न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम तो रहा है, इसमें कोई शक नहीं इलेक्ट्रॉन घूमता नहीं है, इलेक्ट्रॉन घूमता है, घूम रहा है। लेकिन कैसे घूम रहा है? उस मक्खी की तरह जो अपने छत्ते के गिर्द, अपने शहद के छत्ते के गिर्द घूमती है। इसको मैप करना बहुत मुश्किल है, इसका नक्शा बनाना इलेक्ट्रॉन के पाथवे का बहुत मुश्किल है। इलेक्ट्रॉन के इस रवैये को बोलते हैं क्वांटम नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वांटम नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चले मैं एक काम करता हूं, इलेक्ट्रॉन ट्रेसिंग लगा देता हूं। इलेक्ट्रॉन ट्रेसिंग लगाने का मतलब क्या है कि आप अपने पांव गीले करके आए और रेत पे चलें, तो आपके पांव के निशान बनना शुरू हो जाएंगे। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन किन किन रस्तों से गुजर के घूमता है मैं ट्रेस करता हूं। ये लें, ये ट्रेसिंग आ गई है। ये डॉट्स वो जगह है जहां इलेक्ट्रॉन्स गया, जहां इलेक्ट्रॉन्स के, ये देखिए, ये नजर आ रही है इलेक्ट्रॉन की ट्रेसिंग। समझ रहे हैं इस ट्रेसिंग को? तो कोई मुझे बता सकता है अगला स्पॉट कहां बनेगा, अगला डॉट कहां बनेगा? वो रैंडम डॉट्स बनते जा रहे हैं उस मक्खी की तरह। अब अगली बात बड़ी अहम है जो आप लोगों ने समझनी है, कंसेप्चुअल बात है। आपके पास इस दुनिया में ऐसे हाई रेजोल्यूशन कैमरा हैं, आप वो करते हो ना, क्रिकेट में देखते हो वो बॉलर जो है वो बॉल करता है, बॉल आराम आराम से जाते हुए भी दिखाते हैं, स्लो जा रही है, ऐसे आराम से जा रही है। बैट्समैन बैटिंग करता है, वो बैट पूरी शॉट खेलता हुआ दिखा रहा है ऐसे। तो मतलब इस दुनिया में हमारे पास ऐसे कैमरास हैं
जिनकी वजह से हम शहद की मक्खी की पोजीशन ट्रैक कर सकते हैं कि वो कहां जा सकती है। शहद की मक्खी के लिए हम कर सकते हैं, लेकिन लेकिन इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को जज करने के लिए दुनिया में कोई कैमरा नहीं है। शहद की मक्खी की तो प्रेडिक्शन फिर भी हो सकती है ना कैमरा की मदद से, ये यहां जाएगी, अब यहां जाएगी, यहां जाएगी, लेकिन हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट भी इलेक्ट्रॉन की मैपिंग नहीं कर सकते। अब मैं आपसे सवाल सुनता हूं जी। अहमद हसन, आपका क्या सवाल है? जी अहमद हसन, क्या सवाल है आपका? अच्छा जी, अब तमाम बच्चे किताब से इस आर्टिकल को एक दफा जरूर पढ़े। मैं किताब में दिखा देता हूं ये कहां लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, जब आगे जाएंगे आप, इस टॉपिक को पढ़ लिया हुआ है, बोहर मॉडल को हमने देख लिया हुआ है, तो लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल के अंदर सबसे पहले बोहर मॉडल बना ही हाइड्रोजन के लिए था सिर्फ। फिर बोहर मॉडल इलेक्ट्रॉन के पाथवे को नहीं समझा सका, यानी क्वांटम नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोहर मॉडल नहीं बता पाया। प्रोबेबिलिस्टिक पाथवे ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो प्रोबेबिलिस्टिक पाथवे होता है, वो पैराग्राफ मैंने ये लिखा हुआ है सारा, आपने इसको अच्छे से पढ़ना है। ये डायग्राम भी लगाई हुई है और ये सिमुलेशन का लिंक मैं ग्रुप में फॉरवर्ड कर रहा हूं, आपने घर से इसको सिमुलेशन को प्ले भी करना है। तो ये बेटा आपको प्रोबेबिलिस्टिक पाथवे का अच्छे तरीके से आइडिया हो गया है। कोई सवाल है प्रोबेबिलिस्टिक पाथवे ऑफ इलेक्ट्रॉन की नेचर में? ये वो चीज है जो तुम लोगों को इशारा दे रही कि बड़ी क्लासों में क्या पढ़ना है। अभी तुम लोग बोहर तक ही रहोगे, शेल, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, बस। बड़ी क्लासों में जाके तुम लोगों ने इस चीज पे रिसर्च करनी है कि प्रोबेबिलिस्टिक पाथवे ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। ओके, चलो जी, सवाल पूछो। अगर किसी का सवाल है तो मैं सवाल सुनने के लिए तैयार हूं। आगे फिर मैं रेडियो एक्टिविटी की सिमुलेशन पे जाऊंगा। कोई सवाल नहीं है किसी का? फैजान, क्या क्वेश्चन है आपका? जी फैजान, क्या क्वेश्चन है आपका? लिटिल स्टार मॉडल स्कूल शेखुपुरा ने हाथ खड़ा किया, इनका माइक अनम्यूट करें। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, अब तक के लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक हमारे पास एटम का जो है वो क्वांटम मॉडल जो है वो चल रहा है, जिसके अकॉर्डिंग आपने कहा कि वो शहद की मक्खी की हरकत जैसी इलेक्ट्रॉन की हरकत है। हाँ, लेकिन शहद की मक्खी फिर ट्रैक हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की नहीं होती। प्रोबेबिलिस्टिक इलेक्ट्रॉन, पाथवे। ये प्रोबेबिलिस्टिक पार्ट है। तो जी, क्या आया कि अब इसमें मजीद कोई रिसर्च जारी है जो मजीद इसको मॉडल को रिफाइन कर दे, या हम इसे ऑलमोस्ट फाइनलाइज कर चुके हैं? देखिए मैं आपको बताता हूं, आप इसको समझ जाएंगे जल्दी। देखें, इलेक्ट्रॉन को देखने का वाहिद तरीका क्या है? इलेक्ट्रॉन को देखने का वाहिद तरीका है एक्सरेज, क्योंकि उनकी वेवलेंथ इतनी छोटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक कर सकती है। अब एक्सरेज एक हाई एनर्जी वेव है। हाई एनर्जी वेव की वजह से क्या होता है कि जैसे ही हम एक्सरेज को इलेक्ट्रॉन पे फेंकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन अपनी ओरिजिनल एनर्जी से हाई एनर्जी पे चले जाता है। मतलब कि हम उसको, इलेक्ट्रॉन को देख तो लेते हैं, लेकिन उसकी एनर्जी क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है, यानी उसका ओरिजिनल पोजीशन चेंज हो जाती है। तो जितनी भी लेटेस्ट रिसर्च कर लें, शायद इन फ्यूचर हो जाए, लेकिन अभी तक की लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक हम इलेक्ट्रॉन के एग्जैक्ट पोजीशन को मैप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैप करने लगते हैं तो वो अपने शेल से ऊपर चले जाते हैं। क्योंकि मैप करने के लिए, देखने के लिए, इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए आर्म लाइट का तो इस्तेमाल हो नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए एक्सरेज का हम इस्तेमाल करते हैं, और एक्सरेज हाईली एनर्जेटिक्स हैं। तो वो आप जैसे ही एक्सरेज फेंकते हैं, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कुछ नजर आना शुरू होती है, वो अनमैप हो जाता है, यानी अपनी जगह चेंज कर लेता है। तो इसलिए जो लेटेस्ट रिसर्च है वो यही है कि इलेक्ट्रॉन क्वांटम नेचर का है, इसका प्रोबेबिलिस्टिक पाथवे ही होगा, प्रिडिक्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन अनसर्टेनिटी के साथ, गैर यकीनियत के साथ। ठीक है सर? यस सर, इट्स क्लियर। ओके, ओके, अब चलते हैं रेडियो एक्टिविटी की तरफ। मुझे कल ही एक जबरदस्त सिमुलेशन मिली है और मैं इसको ग्रुप में भी शेयर किया है। आप लोग इसको घर पे बैठ के प्रैक्टिस, ये खोले जरा गिज़मोस। अच्छा जी, सिमुलेशन ने बहुत आसान काम कर दिया है। रेडियो एक्टिविटी तुम लोगों को वैसे अब आ गई है, समझ आ गई है, लेकिन यहां से तुम लोग देख भी सकोगे। अब अभी ये लोड हो जाती है,
फिर मैं आपके साथ ये शेयर करता हूं। ये देखें, ये ना नीचे इक्वेशन भी लिख लेंगे हम, बड़े ही ध्यान से आपने समझना है। पहले मैंने टाइप ऑफ डिके में क्या किया, अल्फा डिके। अच्छा जी, पहले क्वेश्चन सुन लें। सुलेमान, क्या क्वेश्चन है जी? सुलेमान, क्या क्वेश्चन है? जल्दी जल्दी क्वेश्चन करें। सुलेमान, क्वेश्चन जल्दी करें। चीज की हमारी, इसको माइक बंद करो। अच्छा जी, अल्फा डिके। अल्फा डिके तुम लोगों को पता है कैसे होती है? अल्फा डिके में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, देखो कितना हैवी न्यूक्लियस है, कितनी इसमें कितने ज्यादा प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। इस तरह का जो हैवी न्यूक्लियस होता है ना, उसको जब हम रेडियो एक्टिव होने का मौका देते हैं, डिके करता है वो अपनी, तो वो अल्फा पार्टिकल्स निकालता है। देखो जरा, अल्फा पार्टिकल्स निकालेगा। तो अभी मैं इसको स्टार्ट करने लगूं। ये देखो, ये देखो, ये न्यूक्लियस में से ये अल्फा पार्टिकल निकले। लेकिन आपने एक चीज नोट की है, दोबारा देख लो, अल्फा पार्टिकल के अलावा भी कुछ निकला है। शाबाश, बताओ अल्फा पार्टिकल के अलावा क्या निकला है? एक ऑरेंज कलर की रे भी निकली है, दोबारा देख लो एक दफा, ऑरेंज कलर की रेडिएशन भी निकली है। ये देखिए, शाबाश। मैंने आपको बताया था गैमा रेस के बारे में। गैमा रेस कब निकलती हैं? जब भी कोई न्यूक्लियस अपने अंदर से अल्फा बीटा निकालता है, तो वो न्यूक्लियस थोड़ा एनर्जेटिकली हाई हो जाता है। अब वो न्यूक्लियस अपने आप को मजीद स्टेबल करने के लिए थोड़ी सी एनर्जी निकालता है, जिसका नाम क्या है, गैमा रेस। इसका मतलब जब कोई न्यूक्लियस अल्फा रेस निकालेगा, अल्फा पार्टिकल्स निकालेगा, तो साथ मुफ्त में गैमा रेस पे मिलेंगी। जरा गौर करो दोबारा, ये निकली अल्फा पार्टिकल्स, साथ में गैमा रेस भी निकली हैं। ठीक हो गया? तो अल्फा डिके के साथ साथ गैमा पार्टिकल्स भी निकलते हैं, ये तुम लोगों ने समझ लिया। अब आते हैं बीटा की तरफ, बीटा डिके की तरफ आते हैं। अच्छा जी, बीटा डिके नॉर्मली उन एलिमेंट्स में होती है जो छोटे न्यूक्लियस के होते हैं, जिनका न्यूक्लियस छोटा होता है। आप देखो, छोटा न्यूक्लियस आ गया। अब इसके अंदर बीटा डिके होगी, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान में फर्क है। सर कैसे पता चलता है? कार्बन 14 इक्वेशन लिखी है नीचे, कार्बन 14 के अंदर 6 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है। सो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन निकलेंगे यहां से। कैसे? गौर कीजिएगा, आपको अच्छी तरह पता है कि एक न्यूट्रॉन टूटेगा, एक प्रोटॉन बनाएगा, साथ साथ मैं लिख देता हूं, याद है तुम लोगों को, एक न्यूट्रॉन टूटेगा, एक प्रोटॉन बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बनाएगा, और साथ में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज करेगा न्यूट्रिनो की शक्ल में। ये गैमा रेज भी निकल सकती है यहां से। अब दोबारा देखिए जरा गौर से, गौर करो, ये न्यूट्रॉन चेंज हो गया प्रोटॉन के अंदर, साथ में ये देखो, ये निकल, दोबारा देखो, ये व्हाइट कलर का न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो गया, ये गैमा रेस भी निकली, और साथ में ये इलेक्ट्रॉन्स भी निकला। गैमा रेस क्या थी? न्यूट्रिनो गैमा रेस की शक्ल में निकल जाता है। और साथ में क्या निकला? इलेक्ट्रॉन क्या है? बीटा पार्टिकल। और इस दौरान एक न्यूट्रॉन किस में चेंज हो गया? एक प्रोटॉन के अंदर चेंज हो गया। तो कार्बन 14 नाइट्रोजन में चेंज हो गया, क्योंकि 6 प्रोटॉन कार्बन में थे। इसको फुल स्क्रीन करें, 6 प्रोटॉन कार्बन में थे, लेकिन जब प्रोटॉन 7 हो गए, तो कार्बन डेफिनेटली किसमें चेंज हो जाएगा? नाइट्रोजन में चेंज होगा। तो इसका मतलब मैंने आपको बीटा डिके भी दिखा दी है। दोनों केसेस में, बीटा डिके के केस में भी, अल्फा डिके के केस में भी, गिफ्ट में हमें गैमा रेस मिलती है, गिफ्ट में हमें गैमा रेस मिलती है। ठीक हो गया? आई होप स्टूडेंट्स कि इस तरीके से आपको रेडियो एक्टिविटी मजीद समझ आ गई है। दिखाया क्यों है मैंने ये? अगर हम चाहें तो हम एक ऐसा बॉक्स बना सकते हैं जिसमें हम रेडियो एक्टिव केमिकल रखें, चाहे वो अल्फा डिके करे, चाहे वो बीटा डिके करे, हम दोनों को अंदर एब्सॉर्ब करवा सकते हैं, और बाहर किसको निकाल सकते हैं? गैमा रेस को।
और गैमा रेस को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, फिर यूज कर सकते हैं। गैमा रेस मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यूज हो सकती हैं। ठीक हो गया। आई होप कि आपको रेडियो एक्टिविटी की ये जो सिमुलेशन है इससे मजीद अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया है। इसमें से मजीद कोई सवाल करना चाहते हो तो करो, मैं आप लोगों का सवाल सुनने के लिए तैयार हूं, फिर मैं आगे जाऊंगा। शाबाश। क्लियर हो गया? वेरी गुड। ओके जी, दोबारा चलेंगे पीडीएफ पे। अब हम क्या क्या देख चुके हैं। अच्छा, बाय द वे एटॉमिक नंबर मैथ नंबर की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हमें इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं। हमें एटॉमिक नंबर भी पता है, एलिमेंट का एटॉमिक मास भी पता है, कोई लंबी चौड़ी इस पे डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। ये बुक में मौजूद चीजों को हमने अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है। आइसोटोप्स क्या होते हैं इनके बारे में भी हम अच्छे तरीके से जानते हैं। आइसोटोप्स को मेजर कैसे किया जाता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप को भी हम अच्छे तरीके से जानते हैं। कुछ दोबारा इसको करने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में जो हमारे लिए मसला बना हुआ था जिस टॉपिक को लेके, और वो था जी कार्बन डेटिंग। वो सारा हमने अच्छे तरीके से समझ लिया है, पढ़ लिया है, अच्छे तरीके से उसको देख लिया है। अब जाते जाते मैं आपसे कुछ एक सवाल करूंगा और देखता हूं आप में से कौन बच्चा है जो उसका जवाब दे सकता है। अच्छा जी, इधर देखें जरा गौर से। मेरे पास है कार्बन कार्बन कार्बन, ये है कार्बन 6, ये भी कार्बन 6, ये भी कार्बन 6, ये है 12, ये है 13, ये है 14। इनका मैं रिएक्शन करवाता हूं ऑक्सीजन के साथ, इसका भी रिएक्शन करवाता हूं ऑक्सीजन के साथ, इसका भी रिएक्शन करवाता हूं ऑक्सीजन के साथ। पता है आपको क्या मिलेगा? यहां मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, नीचे भी मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, उससे नीचे भी मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन का ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाना यह है केमिकल रिएक्शन, यह है केमिकल रिएक्शन, यह है केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन करने के लिए जिम्मेदार कौन होता है? केमिकल रिएक्शन करने का जिम्मेदार होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की वजह से केमिकल रिएक्शन होता है। तो बड़ा ही सादा और आसान सवाल करने लगा और देखता हूं जी कौन जवाब देता है इसका। क्या कार्बन के ये 3 आइसोटोप हैं, क्या इनका डिफरेंट केमिकल रिएक्शन होगा या सबका केमिकल रिएक्शन सेम होगा? शाबाश। कौन बच्चा इसका जवाब देगा? लिटिल स्टार मॉडल स्कूल ने पहले हाथ खड़ा किया है, इनका जवाब लेते हैं। सर जी सेम होगा। क्यों सेम होगा भाई? क्योंकि सर बिकॉज सर जी हर आइसोटोप में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होती है। क्या बात, बस मेरी न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं तादाद। मेरी तरफ से तुम्हें 1,00,000 दफा शाबाश। तो बिल्कुल ठीक बोला, ऐसा ही है, क्योंकि तीनों कार्बन के आइसोटोप्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? सेम है। भाई जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो उनका केमिकल रिएक्शन करने का तरीका भी क्या होगा? सेम होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आइसोटोप्स, एक मैं केमिकल लेके आया हूं, हीलियम ले आया हूं, नियोन ले आया हूं, कोई भी ले आया हूं, उसमें आइसोटोप्स तो होंगे उसके, बट रिएक्शन सबका सेम होगा क्योंकि सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे वो तो सेम होंगे। अच्छा, क्या फर्क होगा? शाबाश। ऐसा करते हैं, हम इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, इसका भी मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, इसका भी मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। मैं आपको एक समझाने की कोशिश करता हूं आसान लफ्जों में। मैं शहबाज अली मेरा नाम है, मेरा वजन 110 किलो है। मैं एक हफ्ते बाद आता हूं, मैं फिर भी शहबाज अली हूं, लेकिन मेरा वजन 120 किलो है। और तीसरे हफ्ते बाद आता हूं, मैं फिर भी शहबाज अली हूं, लेकिन मेरा वजन 140 किलो है। तो ये सब, इस पूरे प्रोसेस में मैं तो वही हूं, बंदा तो वही है, फर्क पड़ रहा है उसके वजन में, फर्क पड़ रहा है उसके वजन में। तो मैं अपने 3 आइसोटोप्स की शक्ल में आपके सामने आया। है तो भाई कार्बन, ये कार्बन ही है, फर्क तो उनके वजन के अंदर है। एक का वजन 12 है, 12 AMU, एक का वजन 13 AMU है न्यूट्रॉन की वजह से ना, और एक का वजन 14 AMU है।
तो भाई ऑक्सीजन का होता है 16 AMU, ऑक्सीजन का वजन होता है 16 AMU, 2 ऑक्सीजन है तो 32 AMU हो गया। ऑक्सीजन होता है 32 AMU, सब में 32 AMU तो है, सब में ऑक्सीजन तो है, लेकिन पहले वाले केस में 32 AMU जमा 12 AMU, क्योंकि पहले वाले में कार्बन 12 है। दूसरे केस में 32 AMU जमा 13 AMU, और चौथे केस में 32 AMU जमा 14 AMU। तो पहले केस को जमा करो तो पहले केस में जो मास आएगा वो आएगा 44, फिर अगले में आएगा 45 और लास्ट में आएगा 46 AMU। तो इसका मतलब आइसोटोप से जो केमिकल प्रोडक्ट बनता है उसका मास फर्क हो सकता है, मास का फर्क हो सकता है, मास का फर्क हो सकता है, और मास का फर्क होना ये फिजिकल चेंज है, ये कोई केमिकल चेंज नहीं है। उम्मीद है बेटा आपको ये वाला पॉइंट भी अच्छे तरीके से समझ आ गया है कि आइसोटोप्स केमिकल रिएक्शन में सेम परफॉर्मेंस, वजन का फर्क है। आपको जी इसको भागना है, इसको जरा बड़ा करें स्क्रीन को। अगर आप कहें जी इस मॉलिक्यूल को भागना है, इस मॉलिक्यूल को भागना है, इस मॉलिक्यूल को भागना है, तीनों को अगर भागना है तो तीनों में से सेम स्पीड से तो कोई नहीं भाग सकता, भागेगा तो कौन तेज, जिसका वजन हल्का है। अब भागना कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये तो एक फिजिकल चेंज है, फिजिकल फिनोमेना है, समझ गए हो। लो जी हमारा चैप्टर क्विकली हमने सारा रिवाइज कर दिया। अब आप लोगों का काम है कि इन सर्दियों की छुट्टियों में आपका प्रोजेक्ट क्या है, यही है कि इन 3 चैप्टर्स को हमने कंक्लूड करना है। ये हमारी बहुत बड़ी जीत होगी अगर हम 3 चैप्टर्स को कंक्लूड कर लें। ओके, अब कल लेक्चर है हमारा, और कल के दिन क्या होगा कि हम इन 3 चैप्टर्स को एक्टिविटीज के थ्रू, वर्कशीट्स के थ्रू, सिमुलेशंस के थ्रू टेस्ट लेंगे आपका। यहां मैं सिमुलेशन ऑपरेट करूंगा, पूछूंगा ये क्या हो रहा है, ये मैं करूंगा, यहां पे कुछ करूंगा, यहां पर कुछ चीज पूछूंगा आपसे सवाल पूछूंगा, ये क्या हो रहा है। सब बच्चे पार्टिसिपेट किया करें इसमें। अब कोई सवाल है आपका मजीद जो मैंने पढ़ाया इसमें से पूछो, शाबाश। शाबाश शाबाश। फिर आपका बायो का लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। लिटिल स्टार मॉडल स्कूल ने हाथ खड़ा किया है, क्या सवाल है? सर जिस दिन आपने ये रेडियो एक्टिविटी पढ़ाया है उस दिन मेरे से बच्चे ने ड्यूरिंग द एकेडमी सवाल किया कि सर इस प्रोसेस में हम लोग सिर्फ कार्बन को ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर हमारे पास 118 और भी हो किस्म सकते के। हैं, और भी हो सकते हैं। मैंने इसके जवाब में उसे कहा कि हमारी बोन्स के अंदर या हमारी बॉडी में किसी ना किसी स्ट्रक्चर में कार्बन कंटेंट मौजूद होता है, ऐसे ही इसलिए इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ठीक है, ऐसे बिल्कुल सही है। लेकिन उसने फौरी तौर पे अगला सवाल ये दागा कि सर सिर्फ कार्बन ही तो नहीं है, हमारे पास और भी डिफरेंट एलिमेंट है जो हम वक्त हमारी बॉडी के अंदर डिकम्पोजिशन के दौरान भी मौजूद होते होंगे, तो हम उन्हें स्टैंडर्ड के तौर पे क्यों नहीं लेते? सिंपल उसका जवाब दें, हाफ लाइफ। कार्बन की हाफ लाइफ लंबी है ना, मतलब आप बहुत देर बाद भी बॉडी में अगर कुछ चेक करोगे तो बचा होगा तो कार्बन होगा, बाकी चीजें तो डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं जल्दी से जल्दी। कार्बन की हाफ लाइफ टाइम बहुत ज्यादा है, 5700 साल, यानी मेरी बॉडी 5700 साल बाद निकाली जाएगी किसी जगह से तो मेरी बॉडी में 50% कार्बन होगा अभी। तो इसलिए अगर फिर 5000 साल यानी तकरीबन 11,000 साल बाद निकाली जाएगी तो मेरी बॉडी में 25% कार्बन होगा, तो बाकी तो एलिमेंट्स खत्म हो जाते हैं। कार्बन की वजह से डेट पता चलती है, तो ये उसको आप अच्छा। सेकेंडली, अगर किसी चट्टान की आपने उम्र निकालनी है, किसी पहाड़ की उम्र निकालनी है आपने, तो उसमें फिर कार्बन नहीं, उसमें भी यूरेनियम होता है, या यूरेनियम के अलावा जो भी उस चट्टान के अंदर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा जो कि उस वक्त हमें जब निकालेंगे तो पता चल जाएगा, तो वहां से हम उसकी उम्र का पता करवाते हैं। तो आपने बच्चे को फर्दर अगर ये मिले तो उसको ये बताइएगा कि हाफ लाइफ की वजह से हम कार्बन को स्टैंडर्ड बनाते हैं। ओके जी, शुक्रिया स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए।